सुमित जी, जय श्री राम। बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है और नए चैनल पर। मेरा नया चैनल है, ये पता है ना आपको। मेरा पहला वाला चैनल चला गया है। मतलब इनको हर स्टाइल आता है, या यूं कह लीजिए कि ये जो भी स्टाइल से बोलती हैं वही बड़ा मादक हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। इनके हाव भाव, इनके चेहरे का प्रदर्शन, इनका गर्दन ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलाना, इनकी आंखों का गोल गोल होना और इनकी हैरानी आना, चेहरे पर विस्मय आना और हल्का सा क्रोध भी आता है इनको कई बार बोलते हुए, तो बड़ा मज़ेदार लगता है। मगर विश्लेषण जिस तरह किया है इन्होंने मादकता भरे अंदाज में और शरारती अंदाज इनका रहता है। अदाएँ तो इनकी खैर है ही मधुबाला और माधुरी दीक्षित की तरह, और बड़े मोटे मोटे नैन करके और जिस तरह से ये अदाएँ डालती हैं और जिस तरह से गर्दन ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलाती हैं, वो तो देखने वाला माहौल बन जाता है। अच्छा बोलते हैं, मगर इनकी थोड़ी सी मेरे को आलोचना करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपमान करते हैं, खासतौर पर CJI चंद्रचूड़ सिंह जी का बहुत अपमान करते हैं। मैं उस अपमान को थोड़ा गैर वाजिब मानता हूँ। ये रामलला ग्राउंड में रिलीज हुई थी, सारे भेड़िए इकट्ठे हुए थे और उन भेड़ियों ने एक शेर को मारने की प्लानिंग करने की कोशिश की थी। सारे भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठे हो गए। एक भ्रष्टाचारी जो अरविंद केजरीवाल ED की हिरासत में था उस वक्त तक, उसके रिहाई की दुआएं कर रहे थे उसको। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के सोशल टिप्स वाले सेक्शन में। आज एक पुराना मुद्दा है, थोड़ा सा 4-5 दिन पुराना है। संजय सिंह की बेल होने से पहले का है और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से एक दिन पहले का है, जब संभवतः 30 तारीख को पंकज का चैनल जो डिलीट हुआ है उसकी जिस तरह से वो दुआई देती है मादकता भरे अंदाज में और बड़े लाचारी वाले स्वभाव से, तो ऐसे लगता है जैसे श्री कृष्ण लीला चल रही है और गोपियाँ जब गंगा किनारे नहा रही थी, जमुना किनारे या गंगा किनारे, तो उनको सबक सिखाने के लिए कि वे निवर्स होकर ना ग्राउंड में रिलीज हुई थी। सारे भेड़िए इकट्ठे हुए थे और उन भेड़ियों ने एक शेर को मारने की प्लानिंग करने की कोशिश की थी। सारे भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठे हो गए। एक भ्रष्टाचारी जो अरविंद केजरीवाल ED की हिरासत में था उस वक्त तक, उसके रिहाई की दुआएं कर रहे थे। उसको पति सुनीता केजरीवाल बेशर्मी से दे रही थी सोनिया गांधी के साथ मिलकर, जबकि उसी सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने के लिए अरविंद केजरीवाल के वीडियो आपको गूगल पे सर्च करने पे आराम से मिल जाएंगे। जिन लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल 2011 में रामलला मैदान से खड़े हुए थे, आज वहीं उनका वो सपना दफन हो गया। और वो सपना भी क्या था, एक जालसाजी का सपना था जिसकी पोल वक्त वक्त पे खुलती रही है। दोस्तों वीडियो 1 घंटे की है, 1 घंटे 6 सेकंड की, तो लंबी है, तो भूमिका और उपहार में कमी करूँगा। मगर एक बात का मैं आपसे दावा करता हूँ, पंकज का चैनल जो डिलीट हुआ है उसकी जिस तरह से वो दुआई देती है मादकता भरे अंदाज में और बड़े लाचारी वाले स्वभाव से, तो ऐसे लगता है जैसे श्री कृष्ण लीला चल रही है और गोपियाँ जब गंगा किनारे नहा रही थी, जमुना किनारे या गंगा किनारे, तो उनको सबक सिखाने के लिए कि वे निवर्स होकर ना का अपमान ना करें, या जमुना का जो भी है नदी का, तो श्री कृष्ण जी ने उनके कपड़े चुरा लिए थे, पेड़ पे चढ़ गए थे। बाद में गोपियों ने उनसे हाथ जोड़ के अनुनय विनय की, तब जाकर उन्होंने उनसे वादे लिए कि आगे वे पूर्णतः निवर्स होकर नहीं नहाएंगी और उसका मान करेंगी। इसमें भी देवत्व बसते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण की अपनी लीला थी, लेकिन अद्भुत लीला थी। तो वो प्रसंग कई बार आता है तो हंसी भी आती है और श्री कृष्ण जी की बुद्धि पर हैरानी भी होती है कि उन्होंने उस वक्त उस बात को कितना बेहतरीन बताया था। ये प्रसंग मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि जैसे सुमित जैन जो हैं, चाइना में रहते हैं, इनकी पत्नी भी चाइनीज़ है, मगर उसके बावजूद भी इनका दिल हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। 1 महीने भी रहकर भी गए हैं यहाँ पर, अच्छी रिपोर्टिंग करी है, खासतौर पर पंजाब में। बहुत बेहतरीन वो है, क्या नाम है, अच्छा बोलते हैं, मगर इनकी थोड़ी सी मेरे को आलोचना करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपमान करते हैं, खासतौर पर CJI चंद्रचूड़ सिंह जी का बहुत अपमान करते हैं। मैं उस अपमान को थोड़ा गैर वाजिब मानता हूँ, अपमान ना मानता हूँ। हिंदुस्तानियों को तो अपनी सुप्रीम पावर का बिल्कुल अपमान नहीं करना चाहिए। PM मोदी का पद हो, चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पद हो, चाहे संविधान के मुताबिक चल रही सुप्रीम कोर्ट के CJI का पद हो या हाई कोर्ट के जज का पद हो, सबकी अपनी गरिमा होती है। आपके मन मुताबिक कोई बात नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भ्रष्ट है। फिर आप में और अरविंद केजरीवाल में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि मगर विश्लेषण जिस तरह किया है इन्होंने मादकता भरे अंदाज में और शरारती अंदाज इनका रहता है। अदाएँ तो इनकी खैर है ही मधुबाला और माधुरी दीक्षित की तरह,
और बड़े मोटे मोटे नैन करके, और जिस तरह से ये अदाएँ डालती हैं और जिस तरह से गर्दन ऊपर नीचे दाएँ बाएँ हिलाती हैं, वो तो देखने वाला माहौल बन जाता है। सुमित जैन जी इनसे मज़े भी लेते हैं। तो जिस तरह से ये स्टार्टिंग कर रही है चैनल की, सुमित जी बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, मेरा आपको पता होगा चैनल चला गया, यही मेरा नया चैनल। और ऐसा लग रहा है जैसे इनके कपड़े उठा के श्री किशन जी पेड़ पर छुप गए हैं, और इस तरह से ये अनुनय विनय कर रही है। हर स्टाइल आता है, या यूँ कह लीजिए कि ये जो भी स्टाइल से बोलती हैं वही बड़ा मादक हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। इनके हाव भाव, इनके चेहरे का प्रदर्शन, इनका गर्दन ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलाना, इनकी आँखों का गोल गोल होना, और इनकी हैरानी आना, चेहरे पर विस्मय आना, और हल्का सा क्रोध भी आता है इनको कई बार बोलते हुए। तो बड़ा मज़ेदार लगती है। मेरे को ये एंकर लगती ही नहीं है। कहते हैं किसी टाइम ये आज तक वगैरह पे टीवी पे काम चैनल पे काम करती थी, मगर मुझे तो मैंने तो कभी देखा नहीं। बाकी चैनल इनका क्यों बैन हो गया, मैं इस बारे में जानकारी नहीं है, कोशिश करूँगा अगर पता चले तो, क्योंकि मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, ये बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। इनका मुकाबला करना तो आसमान को छूना है, सूरज को दिया दिखाना है। जिन 10 सनातनी चैनलों का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें ये सेकंड नंबर पे आती है, पहले नंबर पर मनीष ठाकुर आते हैं, और तीसरे नंबर पर कैपिटल टीवी आता है। 3 तो लिस्ट मैंने कंफर्म कर दी थी, चौथे पे मैंने सुशांत सिन्हा जी को डाला था, 4 कंफर्म कर दिए थे, 5वें के लिए मैं आपको एक आध दिन में बता दूंगा, जैसा कि मेरा अनुमान है। तो दोस्तों आपके हवाले है, वीडियो 1 घंटे की है, मगर इनकी अदाएँ देखकर आपको कभी लगेगा नहीं कि वीडियो आप इतनी लंबी देख रहे हैं। पिछली वीडियो पे इनके बहुत प्यार आया, मेरे 211 के करीब व्यू आए और 9 लोगों ने लाइक किया, अच्छा लगा मुझे। बाकी इसी मादकता भरे अंदाज के हवाले आपको कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। सुमित जी जय श्री राम, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, और नए चैनल पर, मेरा नया चैनल है, ये पता है ना आपको, मेरा पहला वाला चैनल चला गया है। जय श्री राम, कुछ भी जाएगा नहीं, श्री राम बैठे हैं। मुझे विश्वास है आप भी देश के लिए काम कर रही हैं, मैं भी देश के लिए ही काम कर रहा हूं। जैसे आपके पीछे ये सारा कबाल, ये लिब्रांडो, ये अपोजिशन वाले ये लगे हुए हैं, मेरे पीछे भी ऐसे ही लगे हुए हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ना वो मेरा बाल बांका कर सके, ना आपका होगा, क्योंकि श्री राम की, जैसे मोदी जी के पीछे महादेव की कृपा है, हमारे पीछे भी है। चिंता नहीं करो, वो भी रिवाइव हो जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है इस चीज के ऊपर। मैं यकीन मानती हूँ कि चलिए कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार कि जो सस्पेंडेड है वो फिर से आ जाए। पर आज जो मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं सुमित जी, आपने देखा रुदालियों का टोला आज इकट्ठा हुआ था रामलीला मैदान में, कैसे मंच से रोक आ रहे थे। देखिए पहली बात ये कि राम की शरण में ही आना पड़ा, रामलीला मैदान में ही पहुंचे। तो भाई जामे मस्जिद चले जाते, वहां जाके कर लेते, उनको भी पता है अल्लाह इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, करेगा तो राम ही करेगा, इसलिए रामलीला मैदान में गए। पहली बात तो इनको समझ आ गई है, ये भी हमें खुशी है कि राम का टाइम है, राम ही बचाएगा। और रुदाली गैंग का इकट्ठा होना, वो भी कौन, चोरों का गैंग, सारे चोर इकट्ठे होकर, सबके माथे पे लिखा था 420 टुगेदर, वो सारे इकट्ठे हुए मैदान के ऊपर। और सभी को ये था कि कहीं दूसरा आदमी लाइमलाइट को चोरी ना कर ले। भाई केजरीवाल का पोस्टर लगाने की कोशिश करी, कहते नहीं नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम ये आंदोलन नहीं कर रहे, ये तो संविधान को बचाने के लिए है। क्योंकि यही समझ नहीं आ रहा, सुनीता केजरीवाल आई है मेरे पति के लिए हो रहा है, कांग्रेस आई है कि राहुल गांधी को एक वर्ल्ड लीडर बना के दिखाने की जरूरत है, भी प्रधानमंत्री फेस यही है। और बाकी सबको यही था कि हम भी प्रधानमंत्री फेस हैं, हम भी अपना कोई ना कोई आकर दिखाएं कि हम कितने बड़े लीडर हैं। यही समझ नहीं आ रहा था कि आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, ये इकट्ठा हुए हैं, ये किसके लिए हुए हैं। ये तो हालत है इनकी। राम भी बेचारा ऊपर, वो भी परेशान हो गए होंगे कि यार इनका करूं तो क्या करूं, क्या वो भी बोला हाय अल्लाह इसका क्या करूं, क्योंकि ये हालत था रामचंद्र जी का भी। तो ये जो सारा आज इन्होंने ड्रामा किया है। अंजू जी पहली बात तो ये कि मुझे ना खुशी होती है जब मैं इन बिके हुए अपोजिशन वालों को ये सारा रोना और धोना देखता हूं, मैं करना ये नहीं समझ रहा कि ये रोते कब है और धोते एक दूसरे का कब है, ये वाला हालत थी इनकी। और जो सारा इनके पत्रकार हैं जो बाहर बैठे हुए थे, ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि पता नहीं कौन सा रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है भारत में। आज सारा मीडिया का फोकस इनके ऊपर की बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है,
लाखों लोग आएंगे। मुझे तो कोई लाखों लोग दिखे नहीं वहां पर कि लाखों लोग आगे हों। और टीवी वाले भी ऐसे एंगल बना के दिखा रहे थे जैसे कि भीड़ बहुत मीलों तक भीड़ हो। जैसे कि मीडिया वालों का, आप तो मीडिया में रही हैं, आपको मालूम है कि नैरेटिव्स को कैसे पेश किया जाता है, लेकिन आपको कोई भी भीड़ दिख नहीं रही थी, कोई भी इन चोरों के साथ खड़ा नहीं हुआ। और इसीलिए रोना भी था। जो कुछ राहुल ने बोला, जो सुनीता ने बोला, जो खड़गे ने बोला, जो बाकियों ने बोला, वो देखने वाला हाल था। ऐसे लग रहा था जैसे कि अंधेरे में कोई हाथ पैर मारा हो कि दरवाजा किधर है, पतली गली से निकले कहां से। वो हालत थी इन सब चोरों की। सबसे पहले तो मैं उसी तस्वीर की बात करती हूँ। मैं आपको वो तस्वीर दिखाती हूँ, पता नहीं इस पे भी कोई स्ट्राइक ना मार दे कि तस्वीर क्यों दिखा दी, क्योंकि इसमें केजरीवाल सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। आपको दिख रहे हैं ना सलाखों के पीछे केजरीवाल? ये हाँ, ये एक्चुअली में आम आदमी पार्टी ने उसकी केजरीवाल की फ्यूचर की फोटो पहले ही दिखा दी। वो सच्ची में वो सलाखों के पीछे है कहाँ? वो तो ईडी की कस्टडी में है। इन्होंने उसका सलाखों के पीछे ऐसा पोस्टर बना के निकाल दिया और पीछे बड़ा सा लगा दिया था जो हटाना पड़ गया। बताओ, रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की रैली में केजरीवाल के सलाखों के पीछे वाले पोस्टर को भी जगह नहीं मिली। एक्चुअल में केजरीवाल की कहीं जगह रही नहीं। अब वो हालत है कि ना तो केजरीवाल की कोई जगह रही है, ना उसके पोस्टर की है। और कांग्रेस का सबसे बड़ा षड्यंत्र यही था कि ये जो है, हम केजरीवाल के लिए रैली नहीं कर रहे। मैं आपको शुरू में बोला, सबको यह था कि हम अपने नाम को चमका दें और कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी को तो धोखा था कि भाई ये रैली हमारे लिए हो रही है। मुझे लगता है खर्चा आम आदमी पार्टी ने किया है, लाइमलाइट सभी ने लेने की कोशिश करी, यही हाल है। क्योंकि कांग्रेस के पास तो 2 रुपए भी बचे रही, जो हालत आजकल वो बोल रहे हैं। तो वो बोला चलो आम आदमी पार्टी वाले फंसे हुए हैं, पैसे लगाने के लिए तैयार है। शराब घोटाले में वैसे भी हजारों करोड़ बनाए हैं। अभी इनकम टैक्स का कोई इनके पास केस आया नहीं है, ईडी ही आई है, सिर्फ मनी ट्रेल पकड़ा नहीं गया है। तो इनके पास अभी भी कोई ना कोई पैसे शीश महल में बचे होंगे, निकाल लेते हैं। और कांग्रेस को तो पैसे निकालने बड़े अच्छी तरह से आते ही हैं। उनके तो खाते फ्रीज हो गए हैं। रो रहे थे राहुल गांधी, पोस्टर्स के लिए नहीं है, टीमें भेजनी है, प्रचार करना है, पोस्टर बनाने के लिए पैसे नहीं है। मतलब ऐसे रोना धोना रो रहे थे जैसे कि सरकार ने उनके पैसे अंदर कर दिए। अरे वो अगर 20 साल पुराना केस भी है सर इनकम टैक्स का, आपने अपने जमाने में तो सेटल नहीं किया। इनकम टैक्स विभाग अगर उस पर सवाल उठा रहे हैं, नियम कायदों के हिसाब से आपसे हिसाब किताब मांग रहा है, इसलिए आपका खाता सील हो गया, तो आप इतना रो धो के उसमें भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अंजू जी, एक्चुअली इनका डीएनए ही वो वाला है, उस कौम को बिलोंग करते हैं ये, जहां पर विक्टिम कार्ड खेलना इनका जन्मांतरू हक है। पहली बात ये। दूसरा, अंजू जी मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, जो सुनने वाले हैं उनसे पूछता हूं। अगर आपको इनकम टैक्स का कभी भी नोटिस आया हो, आप उसका जवाब नहीं दें, क्या इनकम टैक्स वाले आपके खाते फ्रीज नहीं करेंगे? क्या आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? ओ भाई हमने ना किया हो, हमें तो पकड़ के अंदर कर देंगे। ये तो इनको इतनी एमनेस्टी है कि इनको पकड़ के अंदर नहीं किया चोरों को, सिर्फ क्वेश्चन ही पूछा है और खाता फ्रीज किया है। आप अकाउंट दे दीजिए कि पैसे कहां से है, कहां खर्च किया है, आपका इनकम का सोर्स क्या है, आप दे दीजिए, आपका पैसे रिलीज हो जाएंगे। आप अपना खाते का कोई भी चीज इनकम टैक्स को देने के लिए आप राजी नहीं है, या आपके पास है ही नहीं उसका आंसर। इसीलिए आप आज रोना कर रहे हैं कि इनकम टैक्स वालों ने हमारे खाते फ्रीज कर दिए। वो भाई इनकम टैक्स गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, वो एक इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम कर रही है। क्योंकि आपको 8-10 साल से नोटिस पे नोटिस दिया गया, आपको लगता है क्या ये इनकम टैक्स वाले हमें इन कांग्रेस को पूछ रहे हैं कि इनकम कहां से आई और सारे खाते कहां हैं, इनकी इतनी मजाल। तो ये जो इनके अंदर एक वो है ना शुरू से, तो भाई हम तो राजा हैं इस कंट्री के, हमसे कोई पूछ नहीं सकता, बाकी सबसे पूछिए। ये जो एंटाइटलमेंट इनके दिमाग में है, उसी के चक्कर में आज इनका ये पसीने निकले हुए हैं। आप जॉब क्यों दे देते? क्या अगर हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है, हम इमीडिएटली जो तारीख होती है उसके ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं कि सर ये हमारे डॉक्यूमेंट है, हमें या तो बरी कीजिए या हम पेनल्टी देने को तैयार हैं। 8-10 साल से आपने कुछ भी किया नहीं और आज रो रहे कि इनकम टैक्स वाले आपके पीछे पड़े। नहीं पड़ेंगे तो क्या, उनका काम ही है चोरों के पीछे पड़ना। सर हम लोग वापस लौटते हैं
अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की फिर से एक चिट्ठी पढ़ डाली और फिर उन्होंने कहा कि वो तो शेर है, उनको ज्यादा तक पिंजरे में बंद करके नहीं रख सकते। मुझे तो लगता है कि सर्कस में भी शेर तो कभी पिंजरे में नहीं रहता, कौन पिंजरे में रहता है वो हम सबको पता है। और ये जो सब लोग मंच पे थे ये कहते हम सब शेर हैं। सर शेर क्या झुंड में शिकार करता है? देखिए, भेड़िए अपने आप को शेर बोल रहे हैं, ये भी बड़ी कमाल की बात है। और ये भी कब कहा हो रहा है भारत पे, ये सारे भेड़िए जो आज इकट्ठे होकर एक शेर का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, और शेर का नाम है, सुबह जानकी बोल रहा हूं मैं, मोदी। तो ये सारे चोर इकट्ठे होकर मोदी जी का शिकार करना चाहते हैं कि किसी तरीके से मोदी जी हार जाए, ये इस कुर्सी पर आ जाए, उसके बाद सबक सिखाएं कि मैं शेर हूं। ये जो बोल रहे हैं ना कि मैं शेर, हम शेर हैं, शेर कभी ये नहीं बोलता कि मैं शेर हूं। शेर सिर्फ दहाड़ता है, ये दहाड़ भी नहीं सकते। दहाड़ भी कैसे रहे हैं? आंसू निकाल निकाल कर। ये भेड़ियों का काम है, शेर का नहीं। और ये जो आपको एक तस्वीर और दिखाती हूँ, आज जरा इस तस्वीर पे कुछ बोलिए। ये देखिए, सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल के कान में कुछ कह रही हैं। अगर मैं वीडियो के बारे में बताऊं तो पहले राहुल गांधी आते अपनी माँ के कान में कुछ कहते हैं, फिर वो सुनीता केजरीवाल के कान में कुछ कहते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, सोनिया गांधी बहुत बाद में आई थी रैली में, रैली शुरू हो चुकी थी और फिर वो आकर बैठी सुनीता केजरीवाल के बगल में। अब इस तस्वीर को देखकर क्या कांग्रेसियों को वो दिन याद नहीं आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल कहते थे धोखा हो गया इस देश के साथ, सीबीआई ईडी को बंद कर दीजिए, अगर गिरफ्तार करना है तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 24 घंटे में भ्रष्टाचार का पता चल जाएगा। सर ये तस्वीर देख के किसी भी कांग्रेसी को शर्म नहीं आ रही है? नहीं, ऐसे शर्म आने वाली बात नहीं, क्योंकि बेशर्मों को शर्म आती नहीं है, पहली बात तो ये। और आपने नोट किया होगा कि सोनिया गांधी उससे कुछ पूछ रही थी, आपने नोट किया होगा, वो बोल नहीं रही थी, वो पूछ रही थी कि केजरीवाल के साथ अंदर कौन सा सलूक किया जा रहा है, कौन कौन सी फैसिलिटी दी गई है। और सुनीता भी बोल रही थी कि अंदर उसके लिए ठेका खोल दिया गया है, क्योंकि शराब से तो बहुत पुराना नाता है ही है केजरीवाल का। और उसके साथ वाला एक चैम्बर है, वो भी तैयार किया जा रहा है, उसके अंदर पोल लगाया जा रहा है, क्योंकि कोई ऐसा है जिसका हिस्ट्री ही पोल से शुरू हुई थी, उसके लिए पोल भी लगाया जा रहा है ताकि उसे भी एट होम फील हो। तो सोनिया गांधी को यही बता रही होगी सुनीता कि चिंता मत करो, मेरे पति के साथ भी बड़ा अच्छा सलूक किया जा रहा है, जो जो उसके शौक थे वो उसको दिए जा रहे हैं, आपके लिए भी कमरा अगला तैयार है पोल के साथ। पर मुझे एक चीज समझाइए कि ये जो रैली थी इसमें राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ा सवाल उठाया है, पता नहीं राहुल गांधी बीच में गायब हो गए थे अचानक से, एक दिन पहले 10 दिन पहले कहीं रैली में दिखे थे, फिर अचानक गायब हो गए थे, अब फिर प्रकट हुए हैं। अब वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये तो मैच फिक्स है, लोकसभा चुनाव से पहले क्या विपक्ष ने हार मान ली है? उनको लग रहा है कि सब कुछ फिक्स है, अगर बीजेपी 400 पार जाती है तो मैच फिक्स है। उनका कहना था कि ईवीएम के बिना तो बीजेपी 180 पार नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी देश के चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं सर, संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं, इसके लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती क्या? अगर शिकायत है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए ना। ये सुप्रीम कोर्ट गए थे ईवीएम के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया केस को कि नथिंग डूइंग, ईवीएम हमने चेक कर लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम थी, आपको बुलाया गया कि आप आइए आके टेस्ट कीजिए, आपने किया ही नहीं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ईवीएम हैक हो चुका है, ये मैं खुद बोल रहा हूं, ईवीएम हैक किया है मोदी जी ने अपने काम से, हर बंदे के दिल में उन्होंने जगह बनाई है। और ये पहली बार है वन साइडेड ये चुनाव है। वो कैसे? मोदी जी की पूरी टीम, जिसको बीजेपी या एनडीए बोलते हैं, सिर्फ एक बंदे के ऊपर ये पूरा का पूरा इलेक्शन हो रहा है। विपक्ष भी मोदी जी के एक ही बंदे के खिलाफ पूरा इलेक्शन हो रहा है, और पूरी दुनिया भी जितनी भी है वो भी मोदी को हराने के लिए ही इलेक्शन लड़ रही है, या जिसको बोलते हैं कि यहां पर पंगे डालने की कोशिश कर रही है। अगर मीडिया देखें, वो भी एक आदमी मोदी के खिलाफ या मोदी के साथ ही खड़ा हुआ है। आप सोच के देखिए, पूरा का पूरा इलेक्शन वन साइडेड है, एक आदमी के सर के ऊपर लड़ा जा रहा है। तो ये तो इसी को बोलते हैं हैक। आपको याद होगा जब ये जो लोग 400 से ज्यादा सीटें जीते थे राजीव गांधी के टाइम पर, क्या तब ईवीएम हैक नहीं हुआ था? क्या अभी ये कर्नाटका जीते, हरियाणा जीते, तेलंगाना जीते, कुछ भी जीते, क्या वहां पर ईवीएम हैक नहीं हुआ था?
जहां पर ये जीतते हैं, जहां पर ये जीतते हैं वहां तो ईवीएम बिल्कुल सही होता है, और जहां बीजेपी जीतती है वहां पर ईवीएम हैक होता है। इसको बोलते हैं मंदबुद्धि, और कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स राहुल गांधी ने एक चीज तो मान ली, अब की बार 400 पार होकर रहेगा। और जब उसने ये बोला है कि ईवीएम के सर पे होगा, तो मैं खुद एग्री करता हूं, ईवीएम के सर के ऊपर ही बैठकर, क्योंकि ईवीएम हैक हो चुका है। आप पूरे भारत में देखिए, जहां जहां मोदी जी रैली करके आए हैं, वो भाई 500 से ज्यादा सीटों के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर वो ऑलरेडी रैलीज कर चुके हैं। और वहां पर जो स्वागत होता है, कोई बूढ़े हो, बच्चे हो, यंग हो, कोई भी हो, और कोई भी कम्युनिटी का हो, मोदी को देखते ही सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करता है, दिल से दुआ देता है कि आप ही जीत कर आए। और भाई अब तो दुकानदारों ने बोलना शुरू कर दिया, रेट कम कर दूंगा, लेकिन पहले गारंटी दे कि वोट तो मोदी को देगा, तो मैं रेट भी कम कर दूंगा। ये तो हालत है दुकानदारों की। आपने कई बार वीडियो देखा होगा, अभी आज की डेट में जो हालत हो रही है, क्या मुसलमान है, क्या हिंदू है, कोई ओबीसी, कुछ भी नहीं, जाति वाति सब खत्म कर दी। जो कांग्रेस का नारा था, ना जाति ना पाति, वो वाला काम मोदी जी ने हकीकत में करके दिखाया है। इसीलिए ये सारी बौखलाहट है और कुछ भी नहीं है। ईवीएम का तो बहाना है, चक्कर यही है, अपना परफॉर्मेंस जीरो है। जहां जहां से स्टेट्स में ये जीते थे वहां पे भट्टा बैठ चुका है, सत्यानाश है, लोग गालियां निकाल रहे हैं बड़ी बड़ी। वो भाई वो उनको तो छोड़ दो, वो दिल्ली वालों को देखो, वो आधे घंटे में व्हाट्सएप नंबर बंद करना पड़ गया, क्योंकि इतनी लंबी लंबी मदर सिस्टर करी है केजरीवाल की कि सुनीता जी बोल रही थी आप मैसेज भेजिए, मैं केजरीवाल को सुनाऊंगी। आधे घंटे में नंबर बंद करना पड़ा। लोगों ने जो गालियां निकाली है पंजाबी वाली, ये इनको भी शर्म आ गई कि ये सुनाऊंगी में जाके केजरीवाल को नंबर ही बंद कर दिया। ये हालत है, और यही हाल राहुल गांधी के साथ भी होने वाला है। और ये बार बार ईवीएम को रिमूव करके बैलेट बॉक्स की बात क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री ही पहली इलेक्शन से, जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने जो सबसे पहले इलेक्शन हुए थे उसके अंदर भी बूथ कैप्चरिंग की थी। तो इनका तो नाने ने जो है शुरुआत ही बूथ कैप्चरिंग से करी थी, जो ये 2014 तक यही काम करते रहे। बूथ कैप्चरिंग करो, बैलेट बॉक्सेस में से जो जीत रहा है उसे हराओ, और उसके बाद सत्ता के ऊपर अपना हक जमाओ। ईवीएम में वो काम इम्पॉसिबल हो गया, इसीलिए दर्द है। तभी बार बार बोलते हैं बैलेट बॉक्स लेके आइए फिर दिखाएंगे, अब जीत के दिखाओ। क्यों? क्योंकि उसमें धांधली करनी आसान है, ईवीएम में इम्पॉसिबल है। तो ये माना जाए कि ये जो रैली थी दरअसल इसमें विपक्ष ने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने बता दिया है कि जो रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद इनको यही रोना रोना है कि देखिए हमने कहा था ना उस रैली में कि ईवीएम हैक होगा, और ईवीएम हैक किया है। ईवीएम की बदौलत ही बीजेपी ने 400 पार का आंकड़ा छू लिया, एनडीए ने। देखिए हम सच कह रहे थे। मुझे लग रहा है उसकी बेस आज रख दी गई। इन्होंने बेस रखी है, लेकिन बीजेपी ने और हमारे जैसे लोगों ने चूड़ियां नहीं डाली हुई। अभी केस डलेगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, इससे माफी मंगवाने के लिए। जैसे पिछले इलेक्शंस में भी इसने कुछ गंदी बातें बोली थी, जिसके लिए माफी मांग के आया था बेशर्मों की तरह, उसी तरह इस चीज के लिए भी ये माफी मांगने जाएगा कि मुझे माफ कर दो, मेरे एमपी की सीट से मुझे लात मार के दोबारा बद निकाला। यही काम होगा इसके साथ। कोई ना कोई दोबारा से केस करेगा। मैं भी वेट करता हूं, अगर ना हुआ मैं खुद केस करने वाला हूं इसके ऊपर कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि जो ये चुनाव आयोग का जो हेड है ये भी बीजेपी अपने अपने पसंद का रख रही है। जब आपकी गवर्नमेंट थी तब आपने अपने पसंद का नहीं रखा था। अगर जो गवर्नमेंट में होता है वो अपने पसंद का रखता है। आपने अपने टाइम पे किया था, हमने अपने टाइम पे किया है। तुम्हें दर्द क्यों है? सिर्फ इसलिए कि तुमसे पूछ के नहीं किया जा रहा। तो तुमने कौन सा हमसे पूछ के किया था? और आप ये देखो ना, ये धमकियां भी तो राहुल गांधी दे रहा था कि जब हमारा टाइम आएगा तो ईडी सीबीआई के अधिकारियों को हम देख लेंगे, सारा हिसाब देना पड़ेगा। ये सरेआम धमकियां ही तो दे रहे थे अरविंद के राहुल गांधी कुछ दिन पहले। पिंजरे का तोता है सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं के जमाने में बोला था ना सर। अंजू जी, अंसारी अभी अभी मिट्टी में मिला दिया गया। उसने भी पिछले इलेक्शन में बोला था किसी अधिकारी को चेंज मत करना, सबका हिसाब होगा, बोला था। उसी के बेटे ने आज मिट्टी में मिला दिया गया। ये है हम जनता की पावर। ये चूचे, ये भेड़िए, ये हमारा शिकार क्या करेंगे? अब शिकार हम करेंगे इनका। इन्होंने जो शिकार करना था हमारा 75 साल कर लिया।
इन्होंने दिखा दिया हमें ये कौन है, अब हम दिखाएंगे हम कौन है। ये बोलते हैं कि सबका हिसाब होगा, अब हिसाब हम करेंगे इनका। इन भेड़ियों को बहुत मौके दे दिए, अब नहीं, अब सत्ता हम रखेंगे अपने पास और वो काम करेंगे जो देश की तरक्की के लिए जरूरी है। उसके लिए संविधान चेंज करना पड़ेगा, वो भी चेंज करेंगे। और इसीलिए बार बार बोलता हूं 400 पार जरूरी क्यों है, इसलिए क्योंकि हमने संविधान को चेंज करना है। जो गंद इन्होंने माइनॉरिटीज को अपीजमेंट के चक्कर में इन्होंने जो कुछ किया है, वो सारी चीजें रिवर्स करने का टाइम आ गया है। और मोदी जी ने ऑलरेडी रशिया को, अमेरिका को, सबको बोल दिया है अब हम कोई बहुत बड़े फैसले 2024 में लेने वाले हैं। और 2024 में बड़े बड़े फैसले कौन से होंगे, इसीलिए राहुल गांधी बोल रहा है देश खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए देश मतलब मोमिन, जिनकी अपीजमेंट में, जिनकी अपीजमेंट के चक्कर में या जिनके अपीजमेंट के कारण ही ये सत्ता में रहे आज की डेट तक। और इसीलिए ये बार बार बोल रहे हैं देश खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए देश मतलब मुसलमान, और कोई देश में तो रहता नहीं है। वैसे भी हिंदुओं को तो बोल ही चुके हैं, हमने हिंदुओं को अब की बार हम लोग अगर गवर्नमेंट में आए, हिंदुओं को खत्म कर देंगे, सनातन का नामो निशान खत्म कर देंगे, मंदिर तोड़कर वहां दोबारा मस्जिद बनाएंगे। ये तो इन्होंने ऐलान कर दिया ऑलरेडी, इसलिए इनका खात्मा अब हिंदू ही करेगा और कोई चारा हिंदू के पास भी बचा नहीं है। अब देखो ना, राहुल गांधी ने इस रैली में कहा कि आग लग जाएगी देश में, और ये कहा कि ये जो रैली के दौरान जो बातें कर रहे थे ना कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा और आग लग जाएगी। सर कैसी बातें कर रही है, ये राहुल गांधी थे ना जब आर्टिकल 370 हटा था जम्मू कश्मीर में, तो कहा था खून की नदियां बह जाएंगी। ये चाहते थे कि खून की वहां पे नदियां बहें, और योगी जी ने कहा था मक्खी नहीं मरने दूंगा मैं, और वो ही हुआ, मक्खी नहीं मरी, कुछ कॉकरोच मरे, वो तुम्हारा काम ही है कॉकरोचों को मारना। वैसे भी हम तो चप्पल लेके मारते हैं और हमें ये बड़ी तरह से आता है, बचपन से हमने सीखा है। और जो राहुल गांधी आज की डेट में बोल रहा है कि देश में आग लग जाएगी, दैट मीन्स इन्होंने ऑलरेडी प्लानिंग करी हुई है। अभी तो इलेक्शन में थोड़ा टाइम बचा है। आपको याद होगा वेस्ट बंगाल के अंदर भी जब बीजेपी जीत रही थी, वहां पर भी आग लगाई गई थी ममता बनर्जी की तरफ से। उसके बाद पहले जो 4 राउंड थे बीजेपी जीत रही थी, अगले 4 राउंड ममता बनर्जी जीत गई और स्टेट हमारे हाथ से निकल गया। यही काम दोबारा से इस इलेक्शंस में भी होगा। अब की बार अटैक देश के बाहर से नहीं, भीतर से कराया जाएगा, ताकि लोगों के दिमाग में आए कि मोदी कैन नॉट हैंडल द कंट्री वेरी वेल। ये जो नैरेटिव है, इसको करने के लिए पूरी तैयारी है राहुल गांधी की आग लगाने की। और कुछ लोग हैं जो अभी अभी लंदन में बैठे हुए हैं, ओबामा और सोरोस से मीटिंग भी कर रहे हैं, और ये भी बात की जा रही है कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको कैसे एक्टिवेट किया जाए। और मैं आपको ये सारा जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें एक कड़ी और समझाता हूं। पिछले 4 साल से यूएसए के प्रेसिडेंट ने कभी भी पाकिस्तान के पीएम को कॉल तक नहीं किया, चिट्ठी नहीं लिखी, कोई ईमेल तक नहीं किया। अभी जाकर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उसको फोन भी किया गया है, लव लेटर भी लिखा गया है, बातें भी की गई हैं। तो भाई तुसी इतने आराम से क्यों बैठे हो, भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ बंदे भेज के कुछ काम तो कराओ। कहीं मोदी जीत गया तो तुम्हारी वाट भी लगेगी, मेरी तो लगने वाली है। तो ये ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया लगी हुई है मोदी को हराने के लिए। और ये सारे जब कड़ियां जोड़ते हो, इसका मतलब है इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस के इमीडिएटली बाद बहुत कुछ करवाने की पूरी तैयारी है। इसलिए आप सबको सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं जहां बैठा हूं, मुझे मालूम है कि यहां से कितनी फंडिंग जारी है हमारे जर्नलिस्ट को कि किसी तरीके से मोदी को हराया जाए। और अगर हरा नहीं सकते तो 2/3 मेजॉरिटी तक पहुंचने नहीं देना। नहीं तो ये आदमी इस बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने वाला है कि जो अपीजमेंट के चक्कर में जो इतनी माइनॉरिटीज के लिए इतने इन्होंने मिनिस्ट्रीज बनाई हुई हैं, इतने रूल्स बनाए हुए हैं, कन्वर्जन के इतनी इन्होंने जो जिसको बोलते हैं कि ऑफर्स दी हुई हैं कि जो गरीब हिंदू है उसको चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, कभी मुसलमान में, कभी हिंदू क्रिश्चियन में, कभी बौद्ध के अंदर भी इन्होंने जो जो किया हुआ है, इस सबको रिवर्स करने का टाइम है। और अगर कहीं ये सारा कुछ रिवर्स हो गया, पूरा फैब्रिक जो इन्होंने 75 साल से देश को तोड़ने के लिए बनाया हुआ था, हिंदू को खत्म करने के लिए बनाया हुआ था, वो सारा रिवर्स हो जाएगा। इसलिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है। मैं बार बार जता रहा हूं आपको, बार बार आगाह कर रहा हूं, प्लीज वेक अप। ये बेवकूफ सेकुलर हिंदू यही है जिसने हमेशा इस देश के लिए गद्दारी करी। सनातनी ने कभी भी इस देश के साथ गद्दारी नहीं करी है। उसे मालूम है ये देश मेरा है। ये बेवकूफ सेकुलर हिंदू है, कमबख्त, जो समझने को तैयार ही नहीं है।
अब ये देखो ना कि अभी जो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुलासा किया कि 2014 से 2022 तक आम आदमी पार्टी को 133 करोड़ दिए, ठीक है। फिर अब मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा सर कि केजरीवाल में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि यूनाइटेड नेशंस रो रहा है, अमेरिका रो रहा है, जर्मनी रो रहा है। अरे भाई, सिटिंग सीएम तो हेमंत सोरेन भी था, उसको भी ईडी ने गिरफ्तार किया ना, तो इसको गिरफ्तार कर ले तो ऐसी कौन सा कयामत आ गई। तो ये क्या तालमेल है। और आपने जो कहा ना, वो जो घूम रहा है आजकल लंदन की गलियों में प्रीत गिल के साथ, हाँ, ये सब क्या है सर। ये वहां जाकर लॉबिंग कर रहा है, ये वहां जाकर उस इकोसिस्टम के साथ मिला हुआ है जो कि केजरीवाल के लिए सब कुछ तामझाम कर रहे हैं और रो रहे हैं, हाय केजरीवाल, हाय के मेगा सेसे अवार्ड विनर केजरीवाल, फोर्ड फाउंडेशन से समर्थित मेगा सेसे अवार्ड, ये सब कुछ हो रहा है। अंजू जी, आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ, दर्द मुझे भी हुआ, क्योंकि भाई बहन के साथ, भाई बहन के जो एक रिलेशनशिप है हमारा, तो वहां पर ये चीज होता ही है। जब आपका किसी चीज का कनेक्शन किसी भी चीज के कारण हो तो दर्द होता है, किसी और को दर्द नहीं होगा। आप लिब्रांडो से पूछेंगे, बड़े भंगड़े डाल रहे होंगे आज की डेट में कि अंजू का भी देखो अकाउंट बंद करा दिया हमने, जैसे बाकियों का बंद कराया था। यही होता है जब आपका किसी भी चीज का इंटरेस्ट हो, और इनका इंटरेस्ट है पैसे से। ये पैसा लगा है, इतना बड़ा एसेट खड़ा किया गया 10 सालों में कि एक जीरो आदमी कहां से शुरू हुआ, किसी के आंदोलन के, किसी के सर पर बैठकर सामने लाया गया, फंडिंग दी गई। वरना आप सोच के बताइए, इतनी पुरानी पुरानी पार्टीज भारत के अंदर 30-30, 40-40 साल से लगी हुई हैं, अपने क्षेत्र से बाहर वो अपना दबदबा बना ही नहीं सकी। ओ भाई, ओवैसी जैसा आदमी जिसके पास सऊदी अरेबिया क्या पूरे मिडिल ईस्ट की फंडिंग है, अपने हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर जाता है तो उसे कोई वोट ही नहीं करता। और कंजरवाल जैसा आदमी, ये ऐसा काला नाग, ये बाहर आए और 2 स्टेट जीत जाए, उसके बाद पूरे भारत में 200 सीट जीतने की सपने ले रहा हो, प्रधानमंत्री बनने के सपने लेने शुरू कर जाए। आपको मालूम है कि सारी इलेक्शन को जीतने के लिए कितनी फंडिंग चाहिए होती है, कितना पूरा तामझाम चाहिए होता है। और ये कहां से होगा? ये अपने लेवल पर नहीं कर सकता। कोई पीछे से फंडिंग है जो दे रहा है, जैसे पन्नू ने बोला हमसे फंडिंग ली, खुलेआम बोल रहा है वो। पन्नू ने भी अभी आके बोलना क्यों शुरू किया? क्योंकि उसे मालूम है कि उसका एसेट अंदर चला गया। इससे पहले कि मैं भी अंदर जाऊं या ऊपर जाऊं, इससे पहले खुलासा कर दूं, ताकि हो सकता कि मुझे कुछ और दिन मिल जाए जीने के लिए। और कुछ भी नहीं है। जब आपका ये जो लिब्रांडो है, इनका कोई भी एसेट जब खत्म होता है, ये उसके बारे में या तो उल्टी सीधी बातें करेंगे या बिल्कुल चुप्पी साध लेंगे। आपने देखा होगा पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ केजरीवाल को एक शहीद बनाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है। उसके जो घोटाले हुए हैं, जिसका खुलासा हुआ है, और उसका तो वकील ने बोल दिया कि भाई जो पैसा था वो तो हमने ऑलरेडी गोवा के इलेक्शन में लगा दिया, पैसा तो बचा ही नहीं। जब उसका वकील खुद बोल रहा है कि पैसे घोटाले के हमने ऑलरेडी गोवा में लगा दिए, हमारे पास तो पैसे बचे नहीं है, इसके बाद प्रूफ की जरूरत क्या है? और ये कोई भी, जितना भी लिब्रांडो का इकोसिस्टम है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा। क्या कर रहे हैं कि पता नहीं केजरीवाल ने अंदर कुछ खाया कि नहीं खाया, दारू पी के नहीं पी, उसका शुगर लेवल ऊपर हुआ कि नीचे हुआ, क्योंकि उसकी हार्ट बीट ऊपर है कि नीचे है, उसकी हार्ट बीट जा रही है तो इनका भी हार्ट बीट ऊपर नीचे जा रही है, क्योंकि टीआरपी भी ऊपर नीचे उसी के कारण जा रही है। ये है इनका इकोसिस्टम, जिसके कारण इसे पूरी सपोर्ट मिल रही है केजरीवाल को, क्योंकि एसेट ही है सीआईए का, खालिस्तानियों का। और अगर आपको याद होगा, एक और चीज आपको याद दिलाता हूं, कुमार विश्वास ने लास्ट टाइम पंजाब के इलेक्शन से पहले ही बोल दिया था, ही इज अ टेररिस्ट। ये खालिस्तानियों से पैसे लेकर ये वो काम करने वाला खालिस्तान में, जो इसने गारंटीज दी हैं कि आपके सारे उग्रवादी में छोड़ दूंगा। और पन्नू ने भी उसको कंफर्म किया कि इसने बोला था कि मैं आपके बुल्लर को मैं छोड़ दूंगा पहले 5 दिन में, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आएगी हम आपके जितने बड़े बड़े टेररिस्ट हैं इनको जेलों में से बाहर निकाल देंगे। इससे बड़े प्रूफ क्या चाहिए? दैट मीन्स अभी तो सिर्फ ईडी है, ईडी के बाद सीबीआई पकड़ेगी और सीबीआई के बाद एनआईए भी आएगी। दैट मीन्स ये लंबा नपेगा, ये जल्दी छूट नहीं सकता। आपने जो इस बात की ना, ये भुल्लर वाली, एक डॉक्टर मुनीश रायज़दा है, शिकागो बेस्ड हुआ करते थे, जो इनके साथ शुरुआत से थे। मैंने उनको अभी 2 दिन कल भी इंटरव्यू किया था। वो बता रहे थे, वो न्यूयॉर्क में जब अरविंद केजरीवाल 2014 में आया था 7 दिसंबर को, तो वो उसके साथ थे। वो बताते हैं कि जो आइटिनरी थी उसके हिसाब से मीटिंग्स जब खत्म हो गई रात को,
जो बताया जा रहा है किसी गुरुद्वारे में गए थे ये लोग। उसके बाद वो बता रहे हैं कि रात को वो उसने कहा कि आप अपना देख लीजिए, मेरे को एक मीटिंग करने जाना है। दैट वाज द टाइम जब उसने खालिस्तानियों के साथ सीक्रेट मीटिंग की थी, जिसमें ये डील हुई थी कि आप पैसा दीजिए, हम भुल्लर को छुड़वाएंगे। और 2014 के जनवरी में अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी थी कि भुल्लर को छोड़ दिया जाए, तो वो उसको तस्दीक करता है कि डील में भी ये बात हुई थी और जनवरी में ये चिट्ठी लिखता है और दिसंबर में जाकर ये बैठकर वहां पर मीटिंग्स करता है। तो आपको क्या, मुझे तो अरविंद केजरीवाल अब सच में एक प्लांटेड आदमी लग रहा है। मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन देती थी, फिर अरविंद केजरीवाल की सर्व परिवर्तन और कबीर कबीर नाम की जो 2 एनजीओ थी, उनको भी तो फोर्ड फाउंडेशन से फंड आता था। वो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था मेधा पाटेकर का, उसको कहां से फंडिंग आती थी? एग्जैक्टली इसकी तारे जब जो लोग हैं, जब इसकी तारे सारी जोड़ेंगे, हक्के बक्के रह जाएंगे कि ये कैसे CIA ने इस बंदे को बनाया, खड़ा किया और ऐसे ऐसे कारनामे करने के लिए इस बंदे को बिठाया गया है कि देश में आग लगी रहे, देश में कन्वर्जन का काम पूरी स्पीड पे किया जाए। और भाई पंजाब में सिख गुरुद्वारे की बजाय सिख चर्च बनाए जा रहे हैं वहां पर, और एशिया का सबसे बड़े चर्चेज वहां बनाए हैं, क्योंकि क्रिप्टो का पैसा भी इसके पास आ रहा है, चर्च जो फाउंडेशन है उनकी तरफ से आ रहा है, क्योंकि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां से इस बंदे ने पैसे ना लिए हो एंटी इंडिया काम करने के लिए। और ये अपने को बोलता था स्वीट टेररिस्ट हूं मैं, ऐसे इसी को बोलते हैं स्वीट टेररिस्ट, मतलब कि शुगर कोटेड पॉइजनस पिल। ये है केजरीवाल और इसकी असलियत। मीठी छुरी यही होती होगी ना, मीठी छुरी, यस, यही है जो हमारे बगल में बैठकर जैसे जैसे इसने कारनामे करे हैं और इतने हिडन वे से करे हैं कि किसी का कोई, और इसी को बोलते हैं पढ़ा लिखा डेंजरस। इतना पढ़ा लिखा आदमी पूरे सिस्टम को तोड़कर कैसे उसे लीगल इलीगल को लीगल करना है, उस बंदे ने काम किया। इसलिए 10 साल आराम से निकाल दिए। और अब जब एक एक करके खुलासे हो रहे हैं, इनके अपने लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया, बेशक सिसोदिया हो, वो संजय हो, कोई भी हो। रीजन भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारी इनको फेवर करने के लिए रेडी हैं। अंजू जी, सब तो भी सबूत इतने पुख्ता हैं कि बाहर नहीं निकाल पा रहे। वो भी कह रहे हैं कि करें क्या, ईडी के पास सबूत ही इतने पुख्ता हैं, आपको निकालने की कोशिश भी करें तो निकाल नहीं पाएंगे। ये है हालत। सर आप सोचो ना, 2 बार वो दिल्ली हाई कोर्ट गए केजरीवाल, जिनको किसी से डर ही नहीं लगता है सर, लेकिन वहां जाके क्या कह रहे थे, मैं ईडी के सामने पेश हो जाऊंगा लेकिन मेरे पे दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को रात तो हर हाल में शीश महल में गुजारनी है। अब अपनी पत्नी को अगर आगे लेकर आ रहे सर, तो इसीलिए तो ला रहे कि शीश महल अपने घर में रहे भाई, वरना खाली नहीं करना पड़ जाएगा अगर कोई और सीएम बन गया दिल्ली का। यस अंजलि, एक चीज और नोट कीजिए, आप कभी कभी सोच सकते हैं कि जिस कोर्ट ने आपको अंदर रखने के लिए बात करी है, ईडी को बोला अभी तक आपने इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया, वो कहते माई बाप आपके कारण ही तो रुके थे, क्योंकि आप तो बिके हुए लोग हैं सारे जजेस, क्योंकि आपने बोल दिया अभी बुरा कर देते, आधे घंटे पे अंदर कर दिया। जिस कोर्ट ने अंदर किया है या करने के लिए बोला है, वहीं पर याचिका द्वारा से दायर कर दी कि हमें बाहर निकालने की परमिशन दी जाए। क्या ऐसा हो सकता है? ये इसलिए क्योंकि आदतें पड़ी हैं वक्फ बोर्ड की, कि जिसने जमीन को जब्त किया उसी की कोर्ट में आपको जाकर ये प्रूव करना पड़ता है कि मेरी जमीन है, इसको खाली करो, और वक्फ बोर्ड बोलता नहीं जी हम तो खाली नहीं करते। तो आते वक्फ बोर्ड की हैं, इसलिए इनको लगा कि हाई कोर्ट भी वक्फ बोर्ड ही होगा, तो वहां पर भी जो ये बोलेंगे वही काम हो जाएगा। हुआ नहीं, और ये हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में फिर भी कोई ना कोई सिस्टम से लोग जजेस बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं है जहां पे सारे चोर इकट्ठे मिलकर बड़ा चोर इकट्ठा अपना खुद ही डिसाइड करते हैं कि सरदार चोरों का सरदार कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा। इसलिए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास नहीं गए, क्योंकि चीफ जस्टिस ने पहले बोल दिया मेरे पास ये वाला केस लेकर मत आना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वहां पर मुकी खानी पड़ी, इसलिए हाई कोर्ट में गए हैं। अभी तो सोच रहे हैं कि लोअर कोर्ट में भी जाए। ये तो हालत है, हाई कोर्ट में केस है, लोअर कोर्ट में जाने की बातें बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं पढ़ा लिखा बेवकूफ। पर सर एक चीज और जो बार बार आज मंच से भी कहते हैं, या डिस्कशंस जब होते हैं, इनके डिबेट्स होते हैं, तो बार बार कहते हैं अरे बीजेपी के पास तो एक वॉशिंग मशीन है, अजीत पवार आ गया देखो धुल के बाहर आ गया। हाँ, तमाम लोगों के नाम लिए जाते हैं। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? विपक्ष जब ये कहता है, प्रफुल्ल पटेल देख लीजिए, सारी बातें बोलते हैं ना।
अंजू जी, फिर तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। भाई इससे बड़े केसेस तो किसी के पास है ही नहीं। आप ज्वाइन कीजिए, आपके केसेस सारे धुल जाएंगे, उसके बाद दोबारा से कांग्रेस में आ जाइए। कौन रोकता है आपको? और अगर आपको याद होगा, अमित शाह जी की एक स्टेटमेंट थी कि कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, किसी के केसेस को बंद नहीं किया गया है, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएंगी, सजा जिसको मिलनी है मिलके ही रहेगी, वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो। बेशक वो आज बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन अगर उन्होंने धांधली करी है, जिसने देश का पैसा खाया है, उसे देश का पैसा वापस करना ही पड़ेगा। तो केसेस किसी के बंद नहीं हुए हैं। और जिन्होंने अभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया, मैं राहुल गंदगी और सोनिया गंदगी की बात कर रहा हूं, उनके केसेस भी अभी बंद नहीं हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सबूत ही नहीं सामने आ रहे। आए थे तो इन्होंने अपने टाइम पर वो सारे जला दिए हैं, सारे अपने ऑफिशियल्स के साथ मिलने के बाद। तो इसलिए जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। केजरीवाल के केसेस सामने आए हैं या सबूत सामने आए, पकड़ के अंदर किया कि नहीं किया, ऐसे ही बाकियों को भी एक एक करके पकड़ के अंदर किया जाएगा। और सोनिया गांधी को भी मालूम है अब ये बच नहीं सकती, इसलिए सुनीता से पूछ रही थी केजरीवाल के साथ क्या हालत कर रहे हैं, मेरा कमरा तैयार किया कि नहीं किया। अरे कि आप ये देखो, आज सुनीता केजरीवाल वो चिट्ठी पढ़ रही थी, 2 दिन से तो वो 2-2 चिट्ठियां उन्होंने बिल्कुल संवैधानिक पद पर बैठकर तिरंगा इधर लगाकर तिरंगा उधर लगाकर पढ़ा। मैडम सीएम है तो आधी सीएम तो बनी जाती होंगी, मेरे ख्याल से यही मानकर चलती होगी आम आदमी पार्टी। तो आज चिट्ठी पढ़ते पढ़ते वो इतनी भावना में डूब गई कि बोली कि कई बार तो मुझे लगता है केजरीवाल जी स्वतंत्रता सेनानी है और वो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये शब्द उनके हैं। मैंने जब सुना तो मैंने दोबारा से रिकन्फर्म की कि कहाँ बोला उन्होंने, मंच पे ही बोला है सर, उन्होंने तो पति को शहीद बता दिया। देखिए, खड़गे जी ने बोला कि इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए जान दे दी, राहुल गांधी ने इस देश के लिए जान दे दी। उन्होंने भी तो 5वीं 6ठी बार बोला है खड़गे जी ने कि राहुल गांधी ने जान दे दी। यानी कि इन सबको पता है कि इनकी दाढ़ी काली से सफेद हो चुकी है, अब मुंह भी काला हो चुका है, ये दोबारा से नहीं आ सकते। सत्ता में नहीं आते वही शहीदी होती है इनके लिए, और कुछ भी नहीं है। और वैसे भी इनकी तो जो लैंग्वेज है, क्योंकि पीछे भगत सिंह जी की इन्होंने फोटो लगाई होती है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, एक तरफ अम्बेडकर दूसरी तरफ भगत सिंह, तो शहीद की बात समझ आती है इनको। जो है ना देश के लिए मर मिटने वाला जो जज्बा हम लोगों के अंदर है वो नहीं आ सकता, इनको शहीदी ही दिखती है। इनको तो मुख्तियार के अंदर भी शहीदी ही दिखती थी कि देश के लिए देखिए शहीद हो गया, वो मरा है, उसकी शरीर चला गया मिट्टी में, लेकिन आत्मा आपके आसपास फिर रही है। केजरीवाल की भी आत्मा उसी तरह फिर रही है जैसे अंसारी की मिट्टी में मिलने के बाद हमारे आसपास फिर रही है। तो इसलिए ये शहीदी इनको मुबारक हो। नहीं तो केजरीवाल ने तो पिछली चिट्ठी में लिखा था ना, मैं भले ही जेल, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा जितनी चिट्ठियां वो जेल से ईडी की कस्टडी से तथाकथित चिट्ठियां लिख रहा है या बाहर बैठ के जो भी चमचा ये चिट्ठियां लिख रहा है, वो क्यों लिखता है कि मैं जेल में हूँ। आज भी सलाखों वाली फोटो लगा दी। अरे वो ईडी की कस्टडी में भाई भी तिहाड़ नहीं गया, इतना शौक है तिहाड़ जेल जाने का केजरीवाल को तो पहले भिजवा देते। तो वो कहती है मैं जेल में हूँ, फिर ये लिखा कि देखिए मैं भले ही जेल में हूँ लेकिन मेरी आत्मा दिल्ली वालों के बीच विचरण कर रही है, आंखें बंद कीजिए, महसूस कीजिए मैं आसपास हूँ। मैंने तो बड़ी बड़ी महसूस करने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे याद आया ये जो फैसिलिटी है दिल्ली वालों के लिए, हम योगी राज में रहते, हम पे तो ये लागू ही नहीं होती, इसीलिए मेरे को तो महसूस ही नहीं हुआ केजरीवाल। नहीं अंजू जी, मैंने भी आंखें बंद करी थी केजरीवाल को महसूस करने के लिए। मुझे दिखा कि मुर्गा बना हुआ है और पीछे से गन्ने लेके डंडे पड़ रहे हैं उसके, और बिल्कुल ऐसे समझ नहीं आ रहा कि बंदर कौन और केजरीवाल कौन। तो ये हालत है, तो इसलिए मैंने भी पूरा ध्यान से देखा, उसकी आत्मा वाकई ही मेरे आसपास ही थी और मुर्गा बनी हुई थी। हमारे बहुत सारे दर्शकों के ना मैसेजेस भी आ रहे हैं, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। ये देखो एक वर्क 24 क्या लिख रहे हैं, सेकुलर वाले भाइयों भ्रम से बाहर निकलो। वर्क 24, मैं सैल्यूट करता हूं आपको, आप पक्के सनातनी हो और जो आपने मेरे दिल की बात को टच किया है, ये सेकुलर बेवकूफ हिंदू बोलता हूं इनको। इन्होंने 75 साल कांग्रेस जैसी गंदी पार्टी को वोट देते रहे, उन्हें सत्ता में लाते रहे, वो उस पार्टी जो हिंदुओं के खिलाफ सारे काम करती रही, सारे उन्होंने रूल्स बनाए। और अभी भी आप देखिए जो बीजेपी का वोट बैंक है वो 45 to 50% है
हिंदुओं का। 50% बेवकूफ सेकुलर हिंदू आज भी कांग्रेस को वोट करता है, और यही डर है जिसके कारण ये सारी कैंपेनिंग, मोदी जी को इतना काम करने के बाद भी कैंपेनिंग करनी पड़ती है इन बेवकूफ सेकुलर हिंदुओं के कारण। अभी बार बार बोलता हूं, आप सोच के देखिए, अगर मंदिर ना बनवाकर वो वहां मस्जिद बना देते तो ये होता कि पूरी उम्र उनको कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज मंदिर बनाने के बाद भी मोदी को पूरे देश में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं लोगों को जगाने के लिए कि मोदी को लाइए, क्योंकि नहीं तो मोदी हटा, इस बार गला कटा। लेकिन आप हो कि सुनने को तैयार ही नहीं हो। एक हमारे और दर्शक है शिव, वो लिख रहे हैं सभी चोर एक मंच पर, अब ये लोग लोकतंत्र बचाएंगे जो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। शिव जी, पहली बात तो आपका नाम ही शिव है, आप तो ज्ञानी ज्ञान है, तो आपने जो लिखा है बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। ये हमें क्या बचाएंगे, ये अपने आप को बचाने में लगे हैं। इसलिए सारे भेड़िए इकट्ठे हो गए एक ही मंच के ऊपर, और भेड़िए भी इकट्ठे होकर वहां पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ रो रहे हैं, आंसू निकाल रहे हैं कि अब की बार 400 पार होकर रहेगा। देखिए, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि 400 पार तो है ही है। अब ये 400 पार का मतलब है 450 है कि 450 है, ये हम सनातनियों के ऊपर है, क्योंकि बेवकूफ सेकुलर हिंदुओं के ऊपर हमें कोई उम्मीद रखनी भी बेवकूफी है। एक है देश हित सर्वोपरि, अब नाम तो इनका पता नहीं क्या है, लेकिन इसी से नाम से हैंडल है। ये लिख रहे हैं कांग्रेस ने सनातनियों में कम्युनिज्म का कीड़ा इंजेक्ट किया लंबे समय तक। बिल्कुल सही है कि देश हित जी, जो ये काम है ये एक दिन का काम नहीं है कांग्रेस का, ये 47 में ही शुरू कर दिया गया था और आज तक ये चलता जा रहा है। अब आप देखिए कि जो ये कम्युनिज्म का चक्कर है, प्लस एक और चक्कर है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपके बच्चों की फीस माफ है, अगर क्रिश्चियन है तो बच्चों की फीस माफ है, हिंदू है तो आपको कुछ मिलता ही नहीं है। उसके चक्कर में जो गरीब आदमी है वो अपने बच्चों का नाम क्रिश्चियनिटी में या मुसलमान में रख देता है, इसीलिए कन्वर्जन का काम भी हो रहा है। वही ही सोच समझकर ये काम किया गया था, क्योंकि जो गरीब आदमी है उसको अपने आप को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेगा, ताकि उसके बच्चे दोबारा से गरीबी की रेखा के नीचे जो जैसे इन्होंने जिंदगी निकाल दी उनके बच्चे ना निकाले। इतना ब्यूटीफुल फॉर्मूला कांग्रेस ने बनाया था कि हिंदू को पता भी ना लगे और वो मजबूरी में अपना धर्म को चेंज कर दे, और इतनी तेजी से ये काम हो रहा है। इसका उदाहरण है साउथ इंडिया। अब आप साउथ इंडिया देखिए, आप वहां पर बीजेपी की पकड़ बननी इम्पॉसिबल हो गई है, क्योंकि वहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन ऑलरेडी 50% से कम आ गई है। वहां पर या तो क्रिश्चियन है या मोमिन है। ये कैसे हो गया? क्या हिस्टोरिकली साउथ इंडिया कभी भी क्रिश्चियन या मुसलमान था? कभी भी नहीं था। ये पिछले 75 सालों में ही आहिस्ता आहिस्ता करके कन्वर्ट किया गया है, और इसी को डेमोग्राफिक चेंज बोला जाता है। और ये किया किसने? ये हम हिंदुओं के कारण, ये हमारे कारण हुआ है, क्योंकि हमने इन चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और भाई सबसे बढ़िया मंदिर जो भारत के अंदर हिंदुओं के रहे, सनातन के रहे, वो साउथ इंडिया में रहे, और आज वहां पर सनातन को खत्म करने की बातें बोली जाती हैं। रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम सेकुलर बेवकूफ हिंदू। हमारे बलदेव भाई, गोविंद भाई पटेल लिख रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, फुल वोटिंग करना पड़ेगा बीजेपी को लाने के लिए। देखिए बलदेव जी, अभी 3 दिन की छुट्टियां थी जिसको लॉन्ग वीकेंड बोलते हैं, और सभी लोग घरों से निकल गए, और जब इलेक्शंस का टाइम आएगा तब भी यही हाल होगा। वहां पर 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक, एक्सट्रीम गर्मी का टाइम है, ऊपर से छुट्टी मिली होगी, कोनो को फ्राइडे सैटरडे साथ में लगता होगा, आपको 3 की छुट्टी मिलनी है, आप सब शिमला घूमने चले जाएंगे। और यही काम है जिसके कारण हमें भी डर लगता है कि क्या इस बार 400 पार बीजेपी कर पाएगी, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्लीज छुट्टियों में मत जाना। एक प्रॉब्लम और है अंजू जी, जो मैं आपके माध्यम से लोगों को समझाना चाहता हूं। आप कभी नोट करना, जो हिंदू है वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं ना किसी और सिटी में बोर्डिंग में डाल देगा, जॉब के लिए किसी और सिटी में चला जाएगा, दैट मीन्स अपने होम टाउन में रहते ही नहीं है। लेकिन जो मोमिन है वो हमेशा अपने घरों में रहेगा, वहीं पर पंचर लगा रहा होगा या किसी के गले काट रहा होगा, वो अपने घर में ही रहता है।
और वहीं पर जाकर वो वोट भी डालता है। दैट मीन्स हमारी वोट तो ऑलरेडी बटी हुई है, और जहां पर हम रहते हैं वहां पर वोट कर नहीं सकते, वापस हम आते नहीं है कि फ्लाइट का खर्चा कौन डालेगा, छोड़ो पर स्यापा, मोदी आएगा तो मोदी ही। और इसीलिए कई कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां पर हमारे नंबर्स होते हुए भी हम हार जाते हैं। ये बात का किसी को पता ही नहीं है कि हिंदू अपने घर में रहता नहीं है, सब अपने अपने घरों से बाहर जाकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं कि एक अच्छी जिंदगी जी सकें। लेकिन मोमिन है, वो अपने घर में रहता है, एकजुट होकर रहता है ताकि मेरी कम्युनिटी बढ़ती रहे, ताकि मैं यहाँ की सत्ता के ऊपर मैं काबिज हो सकूं। ये चीज जब आप समझ आएंगे, इसलिए इस बार मैं खुद आऊंगा, मैं भी वोटिंग करने आ रहा हूं। आप लोगों को भी अपने घरों में जाना ही पड़ेगा अगर अपने देश को, अपनी कम्युनिटी को बचाना है, वरना हिंदू खत्म करने का पूरा प्लान पूरी दुनिया ने बना के रखा है। और भाई सारी दुनिया के पास कोई ना कोई कंट्री है रहने के लिए, आपके पास कौन सी है, ये कभी सोचा आपने? देखिए, बांग्लादेश से एक हिंदू हमें लिख रहे हैं, मनोज बानिक लिख रहे हैं, हम हिंदू कास्ट और जात में बटे हुए हैं, जाग जाओ हिंदुओं, लव फ्रॉम बांग्लादेश। बहुत पते की बात है, शायद इन्होंने अपनी आप बीती बताई है कि वहां पर भी 20-25%, 27% हिंदू था, एकजुट नहीं हुआ, बटा रहा, कट गया। यही काम भारत में भी हो रहा है, और नहीं हुआ तो करवाने की कोशिश की जा रही है। मर्जी हिंदू की है, हमने बार बार जगाने की कोशिश करी है, और जब इनका गला कट रहा होगा इन्हें आज की वीडियो और ये मोमेंट्स याद आएंगे कि बार बार ये भाई बहन ने आपको समझाने की कोशिश करी थी, आप समझना ही नहीं चाहते थे। बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखो ना, जैसे जो तार जुड़ रहे हैं पूरे विदेशों के साथ। राहुल गांधी जब भी विदेश गए हैं, फोर्ड फाउंडेशन, सोरोस के लोगों के साथ मुलाकात की है। राहुल गांधी ने आज रामलीला मैदान में, सुमित जी, जो कहा है कि आग लग जाएगी, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। याद नहीं आपको, अमेरिका में जाकर, यूके जाकर राहुल गांधी ने यही कहा था कि अमेरिका और यूरोप भारत की तरफ क्यों नहीं देख रहा है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। उनको न्योता देकर ही आए थे ना, और आज दिल्ली में रामलीला मैदान से भी यही बोल रहे थे। ये बोल किसको रहे हैं, उसको भी मालूम है हिंदू आग लगाने वाला आदमी ही नहीं है, कम्युनिटी ही नहीं है। जो आग लगाने वाली कम्युनिटी है, ये उसको बोल रहा था कि इस बार अगर मोदी जीता तो पूरे भारत में आग लगा देना। और ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि मोदी को आने के बाद भी हम चैन से जीने नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी की तैयारी नहीं है क्या? उनको नहीं मालूम ये किस लेवल तक गिर सकते हैं? आप सोच के देखिए, किसान आंदोलन में मोदी जी ने दिखा दिया कि अगर तुम्हारी तैयारी है कि ड्रोन को नीचे फेंकने के लिए उन्होंने पहले से तैयारी की हुई थी, बॉर्डर को तोड़ने के लिए पूरी तैयारी की हुई थी, तो मोदी जी की भी पूरी तैयारी थी, होम मिनिस्ट्री की भी तैयारी थी। तैयारी भी इतनी थी कि अपने पंजाब का बॉर्डर भी वो क्रॉस नहीं कर पाए। आज 3-4 महीने हो गए हैं। मैं तो अभी रिसेंटली पंजाब में था, वहां बिग्गी बिल्ली बने हुए एक खालिस्तानी बैठे हुए हैं, ट्रैक्टर बॉर्डर के पास खड़ा है, इतनी हिम्मत नहीं है कि बॉर्डर को पार कर दें पंजाब के, और ये बोलते थे पूरे देश में हम आग लगाएंगे। दैट मींस अगर इनकी तैयारी है तो मोदी की भी तैयारी पूरी है। पंकज जोशी जी हमें लिख रहे हैं, लेट्स ऑल स्टे यूनाइटेड एंड गेट मिस्टर मोदी 500+ सीट्स। पंकज जी, आपने मेरे दिल की बात बोली है, 500 पार करके ही छोड़ना है। मैं भी लगाओ 500 पार करने के लिए। और आपने पूरे सोशल मीडिया पे किसी एक बंदे को 500 की बात करते सुना होगा, उसका नाम था सुमित जैन। थानी है सुमित जैन। आपने तो ऐसे बोल दिया, भगवंत मान आज स्टेज पर बिल्कुल राहुल की बगल में बैठे थे। वो भगवंत मान जो अभी 2 हफ्ते पहले कह रहे थे एक थी कांग्रेस, और राहुल गांधी की विधानसभा के अंदर बोल रहे थे, वहां पे कांग्रेस के जो नेता विपक्ष बाजवा उसको कह रहे थे, हम तो रोज राहुल और सोनिया गांधी के साथ बैठे, तुम्हारी तो बात भी नहीं होती है। मुझे लगता है आज वो ये वाली फोटो दिखा कर भी पंजाब में जाकर जब कांग्रेसियों को चिढ़ाएंगे तो वहां पर जो सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी लग रही है, कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं, वहां क्या होगा, क्या मैसेज गया होगा? देखिए, पहली बात यह है कि भगवंत मान राहुल के साथ बैठे थे, तभी उसके बाद राहुल गांधी भी ऐसे लगा जैसे नशे में हो, क्योंकि स्मेल ही इतनी आई होगी भगवंत मान से, उसी में नशा हो गया। वैसे तो राहुल गांधी कुछ ना कोई नशे में ही आते हैं, लेकिन आज डबल नशा हो गया, दारू की स्मेल का भी और दूसरा जो सोच के आते हैं। उनके पास कैसी बातें कर रहे हो आप, सारे खाते सीज कर दिया आपने, पोस्टर तक लगाने के नहीं है, तो
कैसे होएगा फिर सर? ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, राहुल गांधी की जो है ना सोर्सेज, वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। वो भाई सोरोस ने दुकान बंद करी है, पैसे बंद नहीं किए, पैसे अभी भी आ रहे हैं और उसी 2 नंबर के पैसों से ही काम चल रहा है और ये चलता भी रहेगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 2024 तक है। उसके बाद इन सब की दुकानें बंद होने वाली हैं और विश्वास कीजिए 24 के इलेक्शन के बाद जब इनकी कांग्रेस की 10 से भी कम सीटें रह जाएंगी, दे विल बिकम इररेलेवेंट फॉर द कंट्री। जैसे केजरीवाल आज की डेट में दिल्ली वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए और देश के लिए इररेलेवेंट हो चुका है। इसकी रैली में कोई आया ही नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। अकाउंट को एक व्हाट्सएप का नंबर खोला था, उसके अंदर भी कोई प्यार नहीं, सिर्फ गालियां ही मिली हैं, इररेलेवेंट हो गया है। वैसे ही राहुल गांधी भी होने वाला है। उसके बाद माँ, बेटा, दीदी, जीजा, ये सारे जेल में जाएंगे और वहां पर पोल का इंतजाम ऑलरेडी कर दिया गया, सो दैट दे शुड फील एट होम। एक चीज और, आज ममता बनर्जी तो नहीं आई थी इस रैली में, लेकिन वो उनकी पार्टी के डेरेक ओब्रायन आए थे, उनको सीट मिल गई यचूरी के बगल में, वो उठ गए, उन्होंने अपनी सीट बदल दी। और उसके बाद ममता बनर्जी ने मैसेज किया मेरे लोग आएंगे, मैं नहीं आई। ममता बनर्जी के लिए एक एसके उन्होंने लिखा है, अंजू जी टीएमसी वाले रामलीला ग्राउंड में इंडिया अलायंस के साथ बैठे थे और आज ही तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी लेफ्ट और कांग्रेस को गालियां दे रही थी बंगाल में जब चुनाव प्रचार शुरू किया है। देखिए, ये है भेड़िए कि जहां मौका मिलता है वहां इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही पीछे मुड़ते हैं पता लगा, ये नहीं समझ आता कौन सा भेड़िया दूसरे भेड़िए की टांग को काट देगा, बल्कि भेड़िए कुत्तों के लिहाज हरकत करने शुरू कर देते हैं कि किसी भी टांग पकड़ी और काट दिया। ये तो हालत है इन लोगों की। और ये क्या इस देश को बनाएंगे और ये क्या तरक्की करेंगे इस देश के लिए। और आप सोच के देखिए, संदेश खली में जो कुछ हुआ हमने देखा है, और वहां पर जो लेडी जो पीड़ित थी उसे मंत्री उसके लिए खड़ा किया गया है और उसके सारे डाटा इन्होंने लीक कर दिए, उसे पर्दाफाश कर रहे हैं। क्या ये लोग हैं जिसके ऊपर हम कंट्री की जो भागदौड़ है इन लोगों के हाथ में दे सकते हैं? अंजू जी, अभी भी अगर लोग इन्हें वोट करेंगे तो मुझे इन लोगों की बेवकूफी के ऊपर तरस नहीं आएगा, लोगों की समझ के ऊपर तरस आएगा। फिर तो मुझे लगता है मोदी को दुकान बंद करके, अपना काम बंद करके बोलना चाहिए, हिंदुओं ये लो अपना देश, मैं अपनी पोटली लेके मैं जा रहा हूं, भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा देश। इतने जगाने के बाद भी अगर लोग ना जागे तो इस तरह की टीका टिप्पणी हम कहेंगे ना। अब देखिए, विनीत सुराना जी लिख रहे हैं, आपसे विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि देश के मतदाता को प्रेरित करें, खासकर सनातन को मानने वाले बीजेपी एनडीए को वोट देते आए हैं, घर पर ना बैठे, मतदान अवश्य करें। देखिए, मतदान तो जरूरी है ना, जो आप बार बार कहते हैं। विनय जी, मतदान ही नहीं, अगर आपके फैमिली में या आसपास जिनके पास वोट नहीं है वो प्लीज रजिस्टर करें, अपने आप को वोट लिस्ट में लेकर आए, पर कंफर्म करें कि आपका नाम है उसमें कि नहीं है, एंड देन मेक श्योर दैट एवरीबॉडी गोज टू वोट। एक सिस्टम और भी है जिसमें अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं रहते तो भी आप वोट कर सकते हैं पोस्टल के थ्रू, उसका भी प्रोसीजर है, ऑनलाइन जाएं, उस प्रोसीजर को समझें। नहीं मालूम है तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना देंगे कि अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नहीं है तो आप वोट कैसे कर सकते हैं, आपका राइट जो है वोट देने का, हाउ कैन यू डू इट। मैं फॉरेन में रहता हूं तो भी मैंने मिनिस्ट्री, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उससे पता करवाया है कि मैं कैसे अपने आप को रजिस्टर करके यहां से मैं वोट कर सकता हूं। मैं उसके पीछे भी लगा हूं। आप भी इसके लिए या तो खुद गूगल कीजिए, पता कराइए, वरना मैं डिटेल में अंजू जी के साथ मिलकर एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है अंजू जी? बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहते हैं कि जैसे सुमित जी बाहर रहते हैं, वो इतनी कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक वोट की कीमत हम सबको समझनी होगी। एक वोट बहुत कुछ बदल सकता है। तो सुमित जी अगर कोशिश कर रहे हैं कि बाहर रहने वाले लोग कैसे वोट कर सकते हैं, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को चुनाव आयोग के साथ, तो वो चीजें समझनी होगी। और जैसे सुमित जी को ये पता चलेगा तो हम लोग इस पर वीडियो बनाएंगे ताकि हर एक आदमी कहीं भी बैठा है कृपया करके वोट दें, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले। सुमित जी, अधिष्ठ झा है जो लिख रहे हैं कि केजरीवाल आम आदमी का आज जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पर अंत हो गया है। रामलीला मैदान से केजरीवाल शुरू हुए थे ना अन्ना हजारे आंदोलन के साथ 2011 से, और आज देखिए वहां पर पोस्टर लग गया सलाखों के पीछे। झा जी, ये वो राक्षस है
जो जल्दी से नहीं मरेगा। ये बार बार, आज केजरीवाल अंदर हुआ है, कल को कोई और शुरू हो जाएगा, उसके बाद कोई और। ये खत्म नहीं हो सकते। ये राक्षस हैं, ये राक्षस पैदा होते रहेंगे। उसका रीजन क्या है? आपको पहले रीजन समझना पड़ेगा। रीजन है हम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, हम बैकग्राउंड्स को देखते नहीं हैं। जब ये भस्मासुर जब ये खड़ा हो रहा था, बहुत लोग हैं जिन्होंने हमें जगाने की कोशिश करी थी। आप याद कीजिए, जो हमारे एक्स रॉ के चीफ्स हैं, उन्होंने बताया था कि कैसे ये फंडिंग ले रहा है सोरो से, कैसे ये फंडिंग ले रहा है खालिस्तानियों से, कैसे ये एंटी नेशनल एलिमेंट से का साथ मिलकर ये वो सारे काम करेगा जो भारत के खिलाफ होगा। लेकिन हमने किसी की बात नहीं सुनी, हम इसकी बातों में आ गए और यही काम हम आज भी कर रहे हैं। आज भी हल्का सा कोई भी मुसलमान होता है, जैसे ही टिक्के लगाने शुरू करता है, माला डालता है, तो हम बोलते हैं यार इसको तो प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, इसे तो चीफ मिनिस्टर बन जाना चाहिए। इतनी जल्दी प्लीज भावुक मत हुई। मैं इन सब लोगों के साथ चैनल्स पे आ चुका हूं, इनके साथ वीडियोस बना चुका हूं, इनका दोगलापन भी देख चुका हूं। आपको क्या लगता है बीजेपी वाले इनको टिकट क्यों नहीं दे रहे? आपको समझ नहीं आती? अगर ये सनातन से इतने प्यार करने वाले ये मुसलमान होते जो ओवरनाइट सनातनी बन गए हैं, टिक्के लगाते हैं, दिए जलाते हैं दिवाली के ऊपर, ये बीजेपी वाले उनको टिकट क्यों नहीं दे रहे? क्या मोदी जी को समझ नहीं आता? उन्हें समझ आता है, आपको कब समझ आएगा? मुझे उसी बात का, उस दिन का मुझे इंतजार है। शायद मैं एक ही आपके लिए प्रार्थना करने का भी फायदा नहीं है, आपके लिए मैं दुआ ही कर सकता हूं कि आपको देर होने से पहले समझ आए बस। एक हमारे दर्शक है टीटीटी, वो लिख रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल ने आज स्टेटमेंट दिया कि मेरे पति को बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया, जबकि ये तो ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को मोदी सरकार ने फ्री हैंड दिया है। तो वो कह रहे हैं क्यों ना सीधे सीधे बीजेपी को उन पर डेफेमेशन केस कर देना चाहिए, कैसे आरोप, और हर जगह वो यही बोलती है। देखिए, पहली बात यह है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब मोदी जी को पकड़ा गया, अमित शाह जी को भी पकड़ा गया। क्या तब कांग्रेस ने करवाया था या उस वक्त की जो जांच एजेंसियां थी उन्होंने किया था? जब उनके टाइम पे कोई काम होता है तो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन अगर किसी और पार्टी के टाइम पर हो तो वो पार्टी करवाती है। ये दोगलापन नहीं चल सकता। ये सोशल मीडिया का टाइम है, ये इनका बिका हुआ मीडिया नहीं है। नेहरू डायनेस्टी टीवी, एनडीटीवी का टाइम नहीं है कि जो वो बोलते थे वही नैरेटिव चलता था। अभी हम लोग भी हैं जो इनकी हर चीज को पर्दाफाश करते हैं, इसलिए इनका ये दोगलापन चल ही नहीं सकता और चलेगा भी नहीं। और अगर इनकी ये स्टेटमेंट्स की कोई वैल्यू होती तो इनका व्हाट्सएप नंबर आधे घंटे में बंद नहीं होता। और फिर वो जो सर्वे किया था, मैं तो बार बार पूछती हूँ कि मैंने अपने पिछले चैनल पे बार बार कहा कि वो जो सर्वे था, मैं भी केजरीवाल जन संवाद, मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान, वो जो एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई थी इनकी नेता है वो, उन्होंने की भी सौरभ भारद्वाज ने, कि बताइए अगर जेल में चले जाएंगे तो क्या करना चाहिए, कैबिनेट बैठक कैसे होगी, हम कोर्ट जाएंगे। उस सर्वे का क्या हुआ सर? आज तक आम आदमी पार्टी बता ही नहीं पाई कि उस सर्वे के रिजल्ट क्या रहे। अगर उसके रिजल्ट पॉजिटिव होते तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ढिंडोरा पीट रहे होते कि देखिए 2 करोड़ लोगों ने कह दिया कि, और ये उनके नाम पते हैं, एड्रेस है, जिन्होंने कहा कि हम केजरीवाल के साथ हैं। लेकिन सर दिल्ली की जनता तो सड़कों पर उतरी नहीं, केजरीवाल को उठा के ले गई ईडी की टीम, तब भी बाहर नहीं आए। देखिए, लिस्ट तो ये देते नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी जब इन्होंने जहां से पैसे लिए थे, किसी से 50 लाख, किसी से 2 करोड़, उनके भी नाम पते किसी के मिल नहीं रहे हैं कि बंदे का नाम क्या है, पता क्या है, उसका आधार क्या है। तो इनका तो आधार कोई है ही नहीं, इसलिए इनका भी जो सर्वे है, जैसे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर प्यार लोगों ने दिखाया केजरीवाल के लिए, उस सर्वे में भी केजरीवाल के लिए प्यार ही दिखाया गया था, इसलिए कोई सर्वे का रिजल्ट बाहर नहीं आया है। ये तो हमें भी समझ आती है, इतने बेवकूफ तो नहीं है आप और मैं, और हमारा तो काम ही है उड़ती चिड़िया के पर गिनना। सर मैं तो इसीलिए चैलेंज कर रही हूँ कि भाई उस सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दो। अच्छा, हमारी एक दर्शक है मानस सेनापति, जो लिख रहे हैं मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, मैं कैसे उड़ीसा के पुरी कंस्टिट्यूएंसी में वोट करूंगा, जल्दी वीडियो बनाएं। मेरे साथ 10 और फ्रेंड भी हैं जो उड़ीसा के पुरी में वोट करना चाहते हैं। माना जी, मुझे मालूम है इस चीजों का,
मैंने भी पूरा सर्वे किया हुआ है, पूरा मेरा टाइम लगता है इस इलेक्शन के लिए। मैंने अपना काम बंद किया हुआ है आज की डेट में। मैं चाइना जैसी कंट्री में रहता हूं, लेकिन मैंने काम बंद कर दिया अपने देश के लिए कि जब तक इलेक्शन खत्म होंगे मैं अपने लाइफ को चलाने के लिए कोई भी काम नहीं करूंगा, सिर्फ देश के लिए काम करूंगा। रियाज, पैसे कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, ये है देश को बचाने का टाइम। इसलिए जब मैं लास्ट टाइम भी 1 महीना लगा के गया हूं भारत में, मैं कोई ये नहीं अंजू जी को मिला, किसी और को मिला, मेरे पास टाइम नहीं था। मैं हर जगह पे जाकर सिर्फ देख रहा था कि वहां पर वोटिंग के टाइम पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आई अंडरस्टैंड ये मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं ताकि उनके नंबर वहां पर कॉकरोचों की तरह वो मल्टीप्लाई करते रहें। और हिंदू है कि जहां पर भी जॉब मिलती है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है, 1 मिनट में जाकर वहां पे काम करना शुरू कर देता है। आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो अलॉन्ग विद अंजू जी वेरी वेरी सून, ताकि अभी अप्रैल शुरू होने वाला है। 1 अप्रैल को पहले एक बार केजरीवाल को 1 अप्रैल बना दिया जाए, अप्रैल फूल बना दिया जाए। उसके बाद हम इस मुद्दे के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ताकि इलेक्शन से पहले आप अपने प्रेपरेशंस कर सकते हैं, अपने आप को ऑनलाइन जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। एक मिस्टर डैंग है जो लिख रहे हैं अभी भी बंगाल में बहुत बंगाली चाइना से आए हुए हैं जो बहुत दिक्कत करते हैं। चाइना, बंगाल में बहुत चाइनीज रहते हैं ना मिस्टर डैंग? अभी तो लीगली नहीं, इलीगली भी चाइनीज ने भारत में आना शुरू कर दिया। अभी 2 लोग पकड़े गए हैं पुणे में और मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर, जहां जहां हमारे आईटी के सेल हैं, प्लस जहां जहां पर हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जैसे बेंगलोर है, कोयम्बटूर है, पुणे है, वहां पर चाइनीज नेशनल्स नेपाल के पासपोर्ट लेकर हिंदी बोलते हुए उस जगह पे आ गए हैं। वहां पर आईटी कंपनीज में काम करते हैं, और जो हमारी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं वहां पर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लिया है, वहां पर चाइना की बढ़ाइयां करते हैं। मेरे पास वो सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, मैंने वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर कि कैसे इन्होंने घुसपैठ कर ली है डीपली, और इन्हें आइडेंटिफाई करना भी इम्पॉसिबल है। क्यों? एक तो नेपाल का पासपोर्ट है, उन्हें इजाजत है भारत में काम करने के लिए, हिंदी फ्लुएंट बोलते हैं, इसलिए आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। और मकसद क्या है? मकसद है एंटी मोदी नैरेटिव, और कोई भी काम नहीं है। आईटी एक्सपर्ट्स हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट हैंडल्स बनाए हुए हैं, और बनाकर वो सिर्फ मोदी जी के खिलाफ, मोदी की पॉलिसीज के खिलाफ, कैसे कोविड में इन्होंने गंद डाला, क्योंकि ऐसी चीजें हमने भाई 200 करोड़ से ज्यादा टीके लगा दिए फ्री ऑफ कॉस्ट भारत में, और दुनिया में सबसे फास्टेस्ट हमने ये काम किया है। और ये नैरेटिव उल्टे बनाते हैं भारत की गवर्नमेंट के खिलाफ। और ये कैसे काम हो रहा है, मैंने बहुत डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया था। यू कैन गो एंड सर्च ऑन माय अकाउंट कॉफी विद सुमी जैन। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैंने ना तो आज तक किया है, लेकिन ये भारत की बात है। प्लीज स्टॉप सेइंग किया तुम अपने अकाउंट को प्रमोट कर रहे हो, मेरा ये काम ही नहीं है, ना मैं कभी करता हूं। लेकिन ये वीडियो आपके देखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंजू जी, ये बातें शायद आपको भी पता नहीं होंगी जो मैंने खुलासा अभी आपको किया है। 1-2 बार हमने बात जरूर की है कि बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, लेकिन वो किस स्ट्रेटेजी के साथ हमारे धार्मिक केंद्रों में पहुंच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा तो आज आपने किया है। और अगर आपके चैनल पर कॉफी विद सुमित जैन पर ये पूरा वीडियो है तो कृपया आप लोग वहां जाकर देखें, क्योंकि हमारा मकसद आपको भरमाना नहीं है, मकसद है कि आपको हकीकत पता होनी चाहिए। जो दिख रहा है उसके पीछे की तस्वीर को समझिए, उसके पीछे के पहलुओं को समझिए कि हो क्यों रहा है। ये जो इतना बड़ा जमावड़ा लगा था अली बाबा 40 चोर का आज रामलीला मैदान में, ये क्या था, क्यों थे? ये वही लोग है ना सर जो पहले सुप्रीम कोर्ट भी गए थे ईडी के खिलाफ, क्या हुआ था वहां पर? मुंह खाकर लौटे थे, अब फिर से वही राग अलाप रहे हैं। तो इनकी हकीकत को समझना है, क्यों ये सब एक साथ जुटे हुए हैं मोदी विरोध में, ये समझना जरूरी है। एक इंसान के पीछे हाथ धोकर इतने सारे लोग क्यों पड़े हुए हैं, जिनमें आप सोच लीजिए कि अमेरिका भी है, CIA है, फोर्ड फाउंडेशन है, सोरोस है, आप देखो ना सबके सब। तो ये हकीकत तो जानना समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अंजू जी, मैं आज जितने लोग सुन रहे हैं अभी, मैं उनसे पूछता हूं, क्या आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताइए, क्या मोदी ने इस देश के लिए या आपके लिए कुछ एक काम किया है जो पहले नहीं हुआ था? क्या इस देश के गरीबों के लिए कोई काम किया गया है? क्या इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए कोई पॉलिसीज निकाली गई हैं? क्या विमेन अपलिफ्टमेंट हुई है? क्या यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाई गई हैं?
क्या काम नहीं है, क्या डेवलपमेंट आपके एरिया में नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है आप वोट मत कीजिए, लेकिन अगर ये सारे काम हुए हैं, प्लस इस देश का नाम, शोहरत क्या दुनिया में बड़ी है, अगर ये सारे काम हुए हैं लिविंग इन दैट ब्रोकन सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, जहां पर इतनी डिविजन्स हैं, इतनी कास्ट हैं, इतने स्यापे हैं, उसके बीच में रहते हुए भी 140 करोड़ लोग एक आदमी को नीचे खींचने के लिए रोज लगे रहते हैं, गालियां देते हैं उसको, तो भी वो ये सारे काम कर रहा है। अगर ये सारे काम करने के बाद भी इतनी चीजें अगेंस्ट होते हुए भी वो लगा हुआ है और ये सारे लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाणक्य को याद कर देना कि जब सारे चोर इकट्ठे होकर सारी दुनिया एक आदमी जो परफॉर्म कर रहा हो उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रही हो, इसका मतलब है कि राजा सही काम कर रहा है। बिल्कुल, और राजा वो है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसका ना बेटा है, ना बहू है, ना पत्नी है, वो हमारे लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा है। तो ये फीलिंग आपको याद रखनी है। और सुमित जी और मैं इस विषय पे और वीडियो भी बनाते रहेंगे, लेकिन आज रामलीला मैदान में जो केजरी लीला हुई है और सुनीता लीला हुई है, उस पर तो हमने विस्तार से आपको ज्ञान दे ही दिया है। आप कुछ कह रहे थे? अंजलि जी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ सबको जी। मैं एक ऐसी कंट्री में रहता हूँ जिसको हम कहते हैं हमारा शायद सबसे बड़ा दुश्मन कंट्री है। जब दुश्मन कंट्री आपसे डरना शुरू हो जाए और आपको ये बोले प्लीज रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ माय कंट्री, आज चाइना भारत को बोलता है प्लीज रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी ऑफ चाइना, जबकि 75 साल भारत चाइना को बोलता रहा रिस्पेक्ट अवर सॉवरेनिटी। जब ये काम होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है आपका राजा कुछ तो ठीक कर रहा है। बिल्कुल, आपके राजा ने दुनिया को झुका दिया है और आपको वादा करना है कि आप उस राजा को झुकने नहीं देंगे और दिल खोल के आगे निकलकर वोट करेंगे। यही हमारी आपसे अपील है। और मेरे को तो बस दुख इस बात का हो रहा है कि मतलब केजरीवाल के साथ समय के चक्र ने बहुत बुरा किया। जिस रामलीला मैदान में केजरीवाल का उदय हुआ था, वहां पर आज सलाखों के पीछे की फोटो को भी जगह नहीं मिली। कैसे उतार कर ले जा रहे थे उनके पार्टी के कार्यकर्ता, वो देखकर मुझे लगा कि समय बहुत बलवान है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे। शीला दीक्षित को सलाखों के पीछे भेजने की बात जो केजरीवाल करते थे, आज वो खुद सच में अपनी पार्टी की तरफ से समय से पहले ही सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं। आपने सुमित जी समय निकाला और हमें पता भी नहीं चला बात करते करते कि हम 1 घंटे से ऊपर हो गया हमें इस विषय पर बात करते हुए। और अभी भी मतलब कि 1371 लोग हमको देख रहे हैं। और मेरा तो चैनल बिल्कुल नया चैनल है, अंजू पंकज इस चैनल का नाम है, तो कृपया करके मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे पुराने चैनल की तरह, अपना प्यार मुझे दीजिए। मैं बिल्कुल, मुझे लग रहा है मेरा चैनल ही चला गया, तो आप सोचिए तो अब मैं क्या करूँ। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जितना जी करिए, आपका चैनल वापस आने वाला है। आशीर्वाद है हमारा भी आपके साथ। चलिए, इसी आशीर्वाद के साथ और जनता जनार्दन जो हमको देख रही है, हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो आशीर्वाद के तौर पर ये प्रॉमिस करें कि वोट जरूर देंगे और वो राजा जो आपके लिए कुछ कर रहा है उसके लिए वोट देंगे। सुमित जी, आपने समय निकाला, इतना लंबा समय मेरे लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों देखिए आपने मादकता भरे नैनों की कारीगरी और स्टाइल, अदा बेहतरीन। एंकर कौन कह देगा इनको, अदाकारा कहना उचित रहेगा। कहने का मतलब है दोस्तों, सुमित जैन तो जैसे भी हैं ठीक है, अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा वक्ता अच्छे हैं, पकड़ अच्छी है, मगर कभी कभी वो अतिशयोक्ति कर जाते हैं। 500 पार का नारा जैसे देना, ये अपने आप में बेचैनी है। कभी सनातनियों को बढ़िया कह देना, कभी सनातनियों को कह देना कि सोए हुए हैं, ये अपनी बात पे अड़ग नहीं रह पाते हैं और बड़ी जल्दी हताश हो जाते हैं। 400 पार तो मैं भी मानता हूँ कि 400 पार डेफिनेटली होगा। अब वो 425 होगा, 401 होगा या 450 होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन 400 पार का मुझे दिख रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है आज, और वो घटिया था आया है, 25 गारंटियाँ उन्होंने दी है, मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस जो है ये ख़त्म के कगार पे है। 10 सीटों से ज़्यादा इसकी आएगी नहीं लोकसभा चुनाव में, जो इसके लिए सबसे बुरा प्रभाव होगा भारतीय राजनीति में, जिस तरह से धरातल में गई है। और बाकी अंजू पंकज जी के बारे में तो कहना सूरज को दिया दिखाना है दोस्तों,
किस खूबसूरती से बोलती हैं कि भाई मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे कपड़े वापस दे दो, मैं मतलब फिर दोबारा कभी पूर्णतः निर्वश होकर नहीं नहाऊंगी गंगा या जमुना, जो भी नीति है, यमुना तीरे है, जो भी है। कदम बन के पेड़ पे चढ़ गए थे श्री कृष्ण जी, तो वो लीला खेल रहे हैं, मगर वो लीला दिख नहीं रही, किंतु ये तो गोपियों की तरह हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है अपने स्टाइल में। सुमित जी, आपको पता होगा मेरा चैनल चला गया है, पता नहीं यूट्यूब पे कहाँ है, मेरा सस्पेंड हो गया। मतलब बहुत ही प्यारी लगती हैं। इनके दुख में भी मैं कहता हूँ ना कि एक सुख का अनुभव लेना दुष्टता होगी, लेकिन वो दुष्टता करने का मन करता है दोस्तों। कभी कभी कोई तस्वीर ऐसी होती है जो दुख में, सुख में, गम में, खुशी में हर वक्त अच्छी लगती है, बहुत अट्रैक्शन होता है उसमें। कहते हैं ना, गम का भी अपना एक चेहरा होता है, सतरंगी चेहरा इनका, इंद्रधनुष की तरह दमकता हुआ। इनके चैनल को बैन करके यूट्यूब ने कौन सा तीर मारा है? अरे ये फिर खड़ी हो जाएंगी, इनके चाहने वाले बहुत हैं। 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार लोग इनको लाइव देखते हैं, और ये किसी न किसी तरह से अपना नाम वही प्राप्त कर देंगे जिस नंबर पे मैंने 2 नंबर पे इनको डाला है। भगवान ने चाहा तो नंबर 1 भी आ जाए, वो बड़ी बात नहीं है। अभी दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। रात का वक्त है, वीडियो भी अपलोड करनी है। मुद्दा थोड़ा पुराना है रामलीला ग्राउंड का, मगर वो जिस तरह से इन्होंने विश्लेषण किया है वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा डाल देता हूँ, क्योंकि मुद्दे तो चलते ही हैं। रामलीला ग्राउंड तो ऐतिहासिक मैदान रहा है, वहाँ रावण लीला हुई है, भेड़िए इकट्ठे हुए हैं एक शेर का शिकार करने के लिए। विश्लेषण जरूरी था, मैंने इसलिए डाल दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थैंक यू।